तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास भारत की अर्थव्यवस्था और भूगोल से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं। और ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है। असल में आज हम भारत की 2 तस्वीरों को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। 2 तस्वीरें? ये तो दिलचस्प है। कौन सी 2 तस्वीरें? एक तस्वीर वो है जो सरकारी फाइलों में, आर्थिक योजनाओं और आंकड़ों में बनती है, मतलब कागज पर भारत। अच्छा। और दूसरी तस्वीर वो है जो देश की नदियों, पहाड़ों और करोड़ों लोगों के बीच बसती है, यानी जमीन पर भारत। समझ गया। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों तस्वीरें एक दूसरे से मेल खाती हैं या फिर इनमें कोई फासला है। बेहतरीन आइडिया है। बिल्कुल। तो चलिए इन सवालों की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाते हैं। शुरुआत करते हैं कागज पर भारत से, यानी अर्थव्यवस्था से। ठीक है। पहला सवाल हमें सीधे 1985 में ले जाता है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौर में। 7th 5-year प्लान। सवाल यह है कि उस योजना में रोजगार बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। और विकल्प है भारी उद्योग, आईटी सेक्टर, लघु उद्योग या फिर तेल एवं गैस क्षेत्र। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें ज्यादातर लोग शायद भारी उद्योग या लघु उद्योग की तरफ सोचेंगे। हाँ, रोजगार की बात सीधे तौर पर इनसे जुड़ती है। बिल्कुल। लेकिन सही जवाब जो थोड़ा चौंका सकता है वो है तेल और गैस क्षेत्र, या अगर इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो ऊर्जा यानी एनर्जी सेक्टर। ऊर्जा क्षेत्र रोजगार बढ़ाने के लिए, ये तो थोड़ा अजीब लगता है। उस योजना के कुल बजट का कितना हिस्सा इस पर खर्च हुआ होगा? आप यकीन नहीं करेंगी, उस योजना के कुल बजट का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ ऊर्जा पर खर्च किया गया था। 30%? जी हाँ, ये बहुत बड़ी रकम थी। उस समय आईटी सेक्टर तो अपने शुरुआती दौर में भी नहीं था। लेकिन इसके पीछे सोच क्या थी? भोजन, काम और उत्पादकता का लक्ष्य तो था, पर ऊर्जा से सीधा रोजगार कैसे जुड़ता है? यहीं पर उस दौर के योजनाकारों की दूरदर्शिता दिखती है। उनका मानना था कि अगर देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होगा तो ही कारखाने चलेंगे, खेतों में पंप चलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा। इससे उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में उत्पादकता अपने आप बढ़ेगी, जिससे स्थायी रोजगार पैदा होंगे। ये सीधे नौकरी देने के बजाय नौकरी पैदा करने का माहौल बनाने जैसा था। मतलब ये तूफान नहीं, इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये तूफान से पहले घर को मजबूत करने जैसा था। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इसके ठीक बाद 1991 में उदारीकरण का दौर आया। तो क्या ये योजना सफल रही थी? बेहद सफल। 5% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले 6% की विकास दर हासिल हुई। ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। एक मिनट, आपने एक नाम लिया, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। ये क्या है? क्या ये नेहरू के महालनोबिस मॉडल से अलग था? हाँ, काफी अलग था। देखिए, महालनोबिस मॉडल भारी उद्योगों पर जोर देता था। राइट। लेकिन मिलर मॉडल की खास बात ये थी कि ये सिर्फ उत्पादन पर नहीं, बल्कि उपभोग मतलब कंजम्पशन और रोजगार बढ़ाने पर भी बराबर का जोर देता था। अच्छा। इसीलिए भोजन, काम और उत्पादकता का नारा इस योजना के केंद्र में था। एक तरह से ये अर्थव्यवस्था को नीचे से ऊपर की ओर मजबूत करने की कोशिश थी। बहुत दिलचस्प। चलिए, अर्थव्यवस्था के ही एक और बुनियादी सवाल पर आते हैं। जरूर। ये वस्तुओं के प्रकार के बारे में है। मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट और पूंजीगत यानी कैपिटल वस्तुएं। 2 कथन हैं। पहला, मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन में इनपुट की तरह इस्तेमाल होती हैं, और दूसरा, पूंजीगत वस्तुएं टिकाऊ होती हैं। क्या ये दोनों सही हैं? हाँ, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। लेकिन असली मजा इसके पीछे के कॉन्सेप्ट में है, जिसे अर्थशास्त्री प्रोडक्शन बाउंड्री या उत्पादन सीमा कहते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री? हाँ, मध्यवर्ती वस्तुएं इस बाउंड्री के अंदर होती हैं, यानी वे अभी बिकने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इसीलिए उनका मूल्य राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता, ताकि दोहरी गणना ना हो। एग्जैक्टली, ताकि डबल काउंटिंग ना हो। अच्छा, तो ये वैसा ही हुआ जैसे कार बनाने वाली कंपनी के लिए टायर एक मध्यवर्ती वस्तु है, लेकिन जब मैं अपनी गाड़ी का पंचर टायर बदलने के लिए वही टायर खरीदती हूँ तो वो एक अंतिम वस्तु बन जाता है। आपने तो बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया। एक और क्लासिक उदाहरण मक्खन का है। मक्खन? जी। अगर कोई बेकर केक बनाने के लिए मक्खन खरीदता है तो वो मध्यवर्ती है। उसका मूल्य केक की अंतिम कीमत में शामिल है। लेकिन अगर हम और आप नाश्ते के लिए वही मक्खन खरीदते हैं तो वो अंतिम उपभोग की वस्तु है और उसका मूल्य सीधे राष्ट्रीय आय में जुड़ता है। बिल्कुल सही। कमाल है, मतलब वस्तु वही है लेकिन उसका इस्तेमाल
तय करता है कि अर्थव्यवस्था उसे कैसे गिनेगी। सही। इसी तरह क्या सरकार का दखल ये तय करता है कि पूरी अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या होगा? अगला सवाल इसी से जुड़ा है। ठीक है। पहला कथन है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सारे बड़े फैसले सरकार लेती है, और दूसरा बाजार अर्थव्यवस्था सिर्फ भौतिक बाजारों तक ही सीमित है। यहाँ पर देखिए, पहला कथन तो 100% सही है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसे कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, उसमें क्या बनेगा, कितना बनेगा, किस दाम पर बिकेगा, सब कुछ सरकार तय करती है। और दूसरा कथन? लेकिन दूसरा कथन आज के जमाने में पूरी तरह से गलत है। गलत क्यों? बाजार का मतलब तो हम वही समझते हैं जहां जाकर कुछ खरीद बिक्री हो सके। पहले ऐसा सोचा जा सकता था, लेकिन सोचिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट या शेयर बाजार, ये सब क्या हैं? ये भी बाजार है? ये भी तो बाजार हैं, लेकिन इनकी कोई एक भौतिक जगह नहीं है। बाजार एक व्यवस्था है जहां खरीदार और विक्रेता मिलते हैं, चाहे वो किसी दुकान में मिलें या इंटरनेट पर। अच्छा। और भारत की अर्थव्यवस्था तो इन दोनों का मिश्रण है, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ सरकार नीतियां बनाती है और निजी क्षेत्र भी काम करता है। यानी डायरेक्ट टैक्स है, विकल्प है जीएसटी, आयकर, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क। इसका सही जवाब है आयकर यानी इनकम टैक्स। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में मूल अंतर क्या है? क्या मैं इसे ऐसे समझ सकती हूँ कि प्रत्यक्ष कर एक ऐसा बिल है जिस पर मेरा नाम लिखा है और मुझे ही चुकाना है, हाँ। जबकि अप्रत्यक्ष कर एमआरपी में छिपा हुआ एक ऐसा चार्ज है जो कोई भी चुका सकता है। ये समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तकनीकी भाषा में कहें तो प्रत्यक्ष कर का बोझ आप किसी और पर नहीं डाल सकते। आपकी आय है तो टैक्स भी आप ही देंगे, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। और अप्रत्यक्ष कर? वहीं अप्रत्यक्ष कर का बोझ स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे एक दुकानदार सरकार को जीएसटी चुकाता है, लेकिन वो उसे सामान की कीमत में जोड़कर ग्राहक से वसूल लेता है, तो अंतिम बोझ उपभोक्ता पर पड़ता है। ठीक है, तो हमने समझा कि देश की अर्थव्यवस्था कागज पर कैसे काम करती है, योजनाएं कैसे बनती है और टैक्स कैसे वसूला जाता है। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी और उसकी सबसे बड़ी चुनौती दोनों ही उसके लोग होते हैं। बिल्कुल। चलिए अब जरा देश की बैलेंस शीट से हटकर उसकी जमीनी हकीकत यानी उसके लोगों और भूगोल पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत जरूरी बदलाव है, क्योंकि असली चुनौतियां और अवसर तो जमीन पर ही होते हैं। बिल्कुल। तो पहला सवाल हमारे समाज के एक दुखती रग से जुड़ा है, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। भारत में इसकी परिभाषा क्या है? ये प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है? परिभाषा के अनुसार ये प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। स्रोतों में 2011 की जनगणना का आंकड़ा 943 दिया है, जो एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दिखाता था। हाँ, वो आंकड़ा वाकई चिंताजनक था और दशकों से हमारे लिए एक राष्ट्रीय शर्म का विषय भी रहा है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और सकारात्मक अपडेट है। 2011 में ये 943 था, लेकिन हाल के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 मतलब NFSS 5, हाँ 2019-21 वाला, जी, उसके अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात अब 1020 हो गया है। एक मिनट, क्या कहा आपने? 1020? हाँ, 1020। मतलब 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं। ये तो बहुत बड़ी खबर है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि भारत में लिंगानुपात एक बड़ी समस्या है। तो क्या ये आंकड़ा जमीनी हकीकत है या इसमें कोई पेंच है? देखिए, ये एक ऐतिहासिक बदलाव है और पहली बार भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा दर्ज की गई है। वाकई? जाहिर है, ये एक सर्वे है, जनगणना नहीं, तो असली तस्वीर अगली जनगणना में और साफ होगी। एक पेच ये भी है कि बाल लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष का होता है, वो अभी भी एक चुनौती है। अच्छा। लेकिन यह समग्र आंकड़ा निश्चित रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों और बढ़ती सामाजिक जागरूकता का एक बहुत ही सकारात्मक नतीजा है। केरला 1121 के साथ इसमें सबसे आगे है। ये वाकई जमीन पर भारत की एक बदलती हुई तस्वीर है। अब लोगों की संख्या से उनके घनत्व पर आते हैं। उपजाऊ मिट्टी और भरपूर पानी के कारण भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है? सिंधु गंगा का मैदान, थार रेगिस्तान, पश्चिमी घाट या हिमालय? इसका जवाब काफी सीधा है, सिंधु गंगा का मैदान। इंडो गिंजेटिक प्लेन। जी, ये दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। जहाँ खेती आसान हो और पानी उपलब्ध हो, वहाँ सभ्यताएं हमेशा से फली फूली हैं। आंकड़ों में ये अंतर कितना बड़ा है? मतलब सबसे घने और सबसे विरल बसे राज्यों में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है।
2011 की जनगणना को ही देखें तो बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। 1100 से ज्यादा? आप कल्पना कीजिए, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा इलाका और उसमें 1100 से ज्यादा लोग। और दूसरी तरफ? वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में उतने ही बड़े इलाके में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। सिर्फ 17? हाँ, ये दिखाता है कि भूगोल सीधे तौर पर तय करता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। और भूगोल की बात हो रही है तो हिमालय को कैसे भूल सकते हैं? एक बहुत गंभीर सवाल है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? इसका एक ही मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट के दशकों से जमा किए गए डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि साल 2000 के बाद से हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दुगनी हो गई है। दुगनी? जी। वे हर साल औसतन आधा मीटर बर्फ खो रहे हैं। आधा मीटर हर साल? ये सुनने में ही भयानक लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारी नदियां सूख जाएंगी? इसका असर 2 चरणों में होगा और दोनों ही खतरनाक हैं। वो कैसे? पहले चरण में जब ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों में पानी का बहाव बढ़ेगा, जिससे निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आएगी। और दूसरे चरण में? लेकिन ये एक धोखे की तरह है, क्योंकि लंबे समय में जब ये ग्लेशियर, जो इन नदियों के वाटर टैंक हैं, बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएंगे, तब इन्हीं नदियों में पानी की भारी कमी हो जाएगी। मतलब पहले बाढ़ और फिर सूखा। हाँ। ये तो एक धीमी गति से आ रही आपदा है जिसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा, जो पीने के पानी से लेकर सिंचाई तक के लिए इन नदियों पर निर्भर है। बिल्कुल। ये एशिया के वाटर टावर पर मंडराता एक बहुत बड़ा संकट है। इस गंभीर विषय के बाद चलिए भारत के पठारी हिस्से की ओर चलते हैं। ठीक है। सवाल है कि अमरकंटक पठार से कौन सी प्रमुख नदी निकलती है? विकल्प है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और गंगा। इसका सही जवाब है नर्मदा। अमरकंटक एक बहुत ही खास जगह है। ये मैकाल पर्वतमाला में स्थित है और यहाँ से सिर्फ नर्मदा ही नहीं, सोन नदी भी निकलती है। अच्छा, सोन नदी भी? हाँ, भूगोल में इसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या अरीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। मतलब एक गुंबद जैसी ऊंची जगह जहां से नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलकर बहती हैं। और नर्मदा नदी के बारे में एक और खास बात है कि ये पश्चिम की ओर बहती है, जबकि ज्यादातर बड़ी नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि नर्मदा एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। रिफ्ट वैली? जी हाँ, ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक दरार जैसी घाटी में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। शानदार। और अब आज का आखिरी सवाल, जो हमें दक्षिण भारत की खूबसूरत पहाड़ियों में ले जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग या मनाली? वो है ऊटी, जिसका आधिकारिक नाम उद्गमंडलम है। पहाड़ों की रानी? हाँ, इसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं और जो भी वहां गया है वो मानेगा कि ये नाम बिल्कुल सही है। वो घुमावदार सड़कें और नीलगिरी की चाय के बागानों की खुशबू वाकई एक अलग ही दुनिया है। तो ऊटी तो हो गया, लेकिन क्या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी ऊटी है? नहीं, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई करीब 2637 मीटर है। डोडा बेटा? लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। अच्छा, तो वो कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है, जो पास की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसके अलावा नीलगिरी क्षेत्र अपनी खास जैव विविधता और सदियों से वहां रह रही टोडा जनजाति के लिए भी जाना जाता है। तो आज हमने अर्थव्यवस्था पढ़ाओ है, भूगोल और हमारे संसाधन। एक सवाल ऊर्जा को लेकर था कि कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा में से कौन सा गैर नवीकरणीय है? नॉन रिन्यूएबल। हाँ, जवाब तो सीधा है कोयला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास जो स्रोत हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा के विज्ञान में थोड़ी गहराई में जाते हैं। हाँ, और ये जरूरी भी है। देखिए, कोयला, पेट्रोल, ये सब जीवाश्मी ईंधन है, मतलब इन्हें बनने में लाखों साल लगे और ये सीमित हैं। बिल्कुल, एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन सौर, पवन या ज्वारीय ऊर्जा ये तो हमेशा रहेंगी। ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइड से मिलने वाली एनर्जी का जिक्र खास तौर पर किया गया है। ये पृथ्वी, चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के खेल से पैदा होती है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका हम अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख भी नहीं पाए हैं। जब मैं इन स्रोतों को देख रही थी तो मुझे एक छोटी सी बात ने बहुत आकर्षित किया।
इसमें स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स का जिक्र है। जी। ये बस इतना दिखाता है कि प्रकृति की हर छोटी बड़ी हरकत में ऊर्जा का एक छिपा हुआ विज्ञान है। सही। अब भूगोल से ही जुड़ा एक और सवाल लेते हैं जो जमीन और मौसम से ज्यादा जुड़ा है। ओके। सवाल था कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? और जवाब है कर्नाटक। हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। अच्छा। कहते हैं कि भारत में कॉफी की शुरुआत ही कर्नाटक की बाबा बुदान पहाड़ियों से हुई थी, जहां 17वीं सदी में एक सूफी संत बाबा बुदान यमन से 7 कॉफी बीन्स लेकर आए थे। अरे वाह। आज भारत में मुख्य रूप से 2 तरह की कॉफी उगाई जाती है, अरेबिका जो अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है और रोबस्टा जो अपने कड़वे स्वाद और ज्यादा कैफीन के लिए मशहूर है। और इसके लिए मौसम भी बड़ा खास चाहिए होता होगा ना? 15 से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान और अच्छी खासी बारिश। लेकिन बारिश का जिक्र भी बड़े काव्यात्मक तरीके से किया गया है। स्रोतों में मॉनसून से पहले होने वाली एक बारिश का जिक्र है जिसे कर्नाटक और केरल में ब्लॉसम शावर कहते हैं। ब्लॉसम शावर। ये नाम ही कितना कुछ बता देता है ना। हाँ। ये वो बारिश है जो कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है। ये सिर्फ पानी नहीं बरसाती, ये एक तरह से फसल के लिए जिंदगी लेकर आती है। ये दिखाता है कि किसान प्रकृति के चक्र से कितने गहरे जुड़े होते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह की बारिश को असम में बारदुईसला और बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। जी। एक ही मौसमी घटना, लेकिन हर जगह उसकी अपनी एक पहचान, अपना एक नाम। सही कहा। ये दिखाता है कि भारत में कितनी ज्यादा सांस्कृतिक विविधता है और इसी विविधता को एक साथ बांध कर रखने के लिए एक बहुत मजबूत दस्तावेज की जरूरत थी। हमारा संविधान। हमारा संविधान। चलिए अब उसी संविधान की कुछ परतों को खोलते हैं। बहुत बढ़िया कनेक्शन है, क्योंकि इतने सारे अलग अलग नामों और संस्कृतियों को एक कानून के तहत लाना ही संविधान का सबसे बड़ा काम था। तो संविधान से जुड़ा पहला सवाल ही मुझे बहुत अनोखा लगा। सवाल था कि संविधान की मूल कॉपी को अपने हाथ से किसने लिखा था? इसका जवाब है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लेकिन मेरे मन में सवाल ये आया कि जब प्रिंटिंग प्रेस मौजूद थे तब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे अहम दस्तावेज को हाथ से क्यों लिखा गया? क्या यह सिर्फ एक कलात्मक पसंद थी या इसके पीछे कोई गहरा मतलब था? ये सवाल ही इस बात की जड़ तक ले जाता है। ये सिर्फ एक कलात्मक पसंद नहीं थी, ये एक बयान था। अच्छा। एक नव आजाद देश दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि उसका फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता की कला और संस्कृति का भी प्रतीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे सुंदर इटालिक अक्षरों में लिखा। जी। उन्होंने इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया, बस एक शर्त रखी कि हर पन्ने पर उनका नाम होगा और आखिरी पन्ने पर उनके दादा लिखा। ये एक व्यक्ति का अपने देश के लिए समर्पण था। और ये सिर्फ सुलेख तक सीमित नहीं था। जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था, जिनका नेतृत्व नंदलाल बोस कर रहे थे। हाँ। उन्होंने भारतीय इतिहास के दृश्यों, मोहनजोदड़ो से लेकर आजादी के आंदोलन तक को उसमें चित्रित किया। मतलब हमारा संविधान एक जीती जागती आर्ट गैलरी भी है। बिल्कुल। और इस कला के पीछे का दिमाग भी जानना जरूरी है। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे जिन्होंने इसका पहला मसौदा तैयार किया। SN मुखर्जी मुख्य ड्राफ्टमैन थे जिनका काम जटिल कानूनी भाषा को सरल बनाना था। तो ये एक सामूहिक प्रयास था कलाकारों, सुलेखकों और कानून के जानकारों का। अब संविधान की बनावट से जुड़े एक और पहलू पर आते हैं जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। जी। एक तर्क और कारण वाला सवाल था जिसका सार ये है कि राज्यों में सशस्त्र बलों की तैनाती का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास क्यों है? कारण बताया गया कि रक्षा और सशस्त्र बल संघ सूची में आते हैं। हाँ, और ये भारत के संघीय ढांचे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारे संविधान ने शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियों में बांटा है: संघ, राज्य और समवर्ती। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी विषय, सेना, परमाणु ऊर्जा, युद्ध, ये सब संघ सूची में है, यानी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट। इसका मतलब है कि इन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। राज्य अपनी पुलिस रख सकते हैं, लेकिन सेना पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। और इसी शक्ति के तहत AFSPA यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जैसे कानून भी आते हैं। एकदम। अनुच्छेद 355 भी केंद्र को यह जिम्मेदारी देता है कि वो राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए। AFSPA इसी शक्ति का एक उदाहरण है। हालांकि ये कानून अक्सर मानवाधिकारों के हनन के आरोपों को लेकर विवादों में भी रहा है, जो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बनाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हुई, अब आते हैं राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व पर।
एक सवाल था कि लोकसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर दी जाती हैं? क्षेत्रफल, अर्थव्यवस्था या जनसंख्या? जनसंख्या। जवाब है जनसंख्या। लेकिन जब मैंने स्रोतों में इसकी डिटेल पढ़ी तो मैं सच में चौंक गई। आप जरूर 1971 की जनगणना वाले तथ्य की बात कर रही हैं। हाँ, एक मिनट। ये बात मुझे थोड़ी चौंका रही है। मतलब हम 21वीं सदी में 2024 में 50 साल से भी ज्यादा पुराने आंकड़ों के आधार पर अपनी सरकारें चुन रहे हैं। हाँ। ये तो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के थोड़ा खिलाफ नहीं जाता? इसका मतलब तो ये हुआ कि उत्तर भारत के वो राज्य जिनकी आबादी पिछले 50 सालों में तेजी से बढ़ी है, उन्हें संसद में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी दुविधाओं में से एक है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। 70 के दशक में देश में जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य था। सही। दक्षिण के राज्यों ने इस पर बहुत अच्छा काम किया और अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को काफी कम कर लिया। उन्हें डर था कि अगर हर जनगणना के बाद सीटों का बंटवारा हुआ तो उन्हें अपनी सफलता की सजा मिलेगी और संसद में उनकी आवाज कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये एक तरह का इनाम था उन राज्यों के लिए जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया। आप ऐसा कह सकते हैं। ये एक राजनीतिक समझौता था ताकि जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को धक्का ना लगे। इसीलिए 84वें संविधान संशोधन के जरिए 2001 में ये तय किया गया कि लोकसभा सीटों का ये बंटवारा 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेगा। लेकिन अब 2026 ज्यादा दूर नहीं है और ये सवाल फिर से देश के सामने खड़ा होने वाला है। ये तो लोकतंत्र के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के साथ मिलकर चुनाव की पूरी प्रक्रिया को एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देता है। हम सिर्फ उम्मीदवार नहीं चुन रहे, हम एक ऐसी व्यवस्था में वोट डाल रहे हैं जिसकी नींव 50 साल पुराने भारत पर टिकी है। बिल्कुल। फैसला कौन लेता है? ये अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के पास होता है। 1985 में 52वें संशोधन के जरिए संविधान की 10वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था। अच्छा। मकसद था आयाराम गयाराम की राजनीति को रोकना, जहां विधायक अपनी पार्टी बदल लेते थे और सरकारें गिर जाती थीं। लेकिन क्या स्पीकर का फैसला हर तरह की समीक्षा से ऊपर है? क्योंकि स्पीकर तो खुद भी किसी राजनीतिक दल का ही सदस्य होता है, तो फैसले में पक्षपात की गुंजाइश तो रहती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शुरुआत में यही माना जाता था कि स्पीकर का फैसला अंतिम होगा, लेकिन 1992 में किहोतो हलोहान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का फैसला न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यानी अगर ये लगता है कि फैसला दुर्भावनापूर्ण, पक्षपाती या अतार्किक है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसने स्पीकर की शक्तियों पर एक जरूरी संतुलन बनाया है। और स्रोतों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उसे दलबदल नहीं माना जाएगा। जी। ये कानून की एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण शर्त है, जिसका इस्तेमाल हम अक्सर राजनीति में देखते हैं। हाँ, इसे दलबदल नहीं बल्कि विलय माना जाता है, मर्जर। हाँ, ये इस विचार पर आधारित है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में सदस्य पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये व्यक्तिगत लालच नहीं बल्कि एक सामूहिक वैचारिक मतभेद है। अब एक आखिरी सवाल संविधान से, क्या भारत के राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती हैं और ये अधिकार किसके पास है? यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वो नए राज्य बना सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्रफल या नाम बदल सकती है। और इसके लिए बहुमत कैसा चाहिए होता है? इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ साधारण बहुमत काफी है। लेकिन क्या इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है? है, लेकिन सीमित। प्रक्रिया यह है कि ऐसा कोई भी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश हो सकता है। जी। राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल को उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। मतलब संघ को तोड़ा नहीं जा सकता, पर राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है केंद्र के हाथ में। ये दिखाता है कि हमारा संघीय ढांचा कितना अनूठा है। बिल्कुल। अब इन राजनीतिक और कानूनी ढांचों से निकलकर थोड़ा इतिहास और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। एक सवाल था मुगल उद्यानों की चारबाग शैली को लेकर कि इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत बाबर ने की थी। चारबाग एक फारसी शैली है जिसकी प्रेरणा स्वर्ग के बगीचों से ली गई है।
जैसा कुरान में बताया गया है। इसमें एक बगीचे को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें पानी की नहरें या रास्ते अलग करते हैं। बाबर मध्य एशिया से आए थे, जहां पानी बहुत कीमती था और एक सुव्यवस्थित बगीचा ताकत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। जी। उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी बागबानी के प्रति अपने शौक का जिक्र किया है। और बाद में यही शैली मुगल वास्तुकला की पहचान बन गई। बिल्कुल। दिल्ली का हुमायूं का मकबरा और आगरा का ताजमहल तो इसके सबसे शानदार उदाहरण है। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं है, ये वास्तुकला में संतुलन, समरूपता और प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते का एक दर्शन है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे एक शासक की व्यक्तिगत रुचि एक पूरी स्थापत्य शैली को जन्म दे सकती है, जो सदियों तक कायम रहती है। बिल्कुल। और हमारा आखिरी सवाल हमें आधुनिक भारत के एक महान समाज सुधारक के पास ले जाता है। हाँ। सवाल है कि हरिजन संघ की स्थापना किसने की और ये तर्क किसने दिया कि अगर शास्त्र छुआछूत को सही ठहराते हैं तो उन शास्त्रों को ही नकार देना चाहिए। ये महात्मा गांधी थे। उन्होंने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अच्छा। ये पूना पैक्ट के ठीक बाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान छुआछूत मिटाने और दलित वर्गों के उत्थान पर लगा दिया था, जिन्हें वे हरिजन यानी ईश्वर के लोग कहते थे। उनका ये कहना कि शास्त्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण मानवता है, अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था। ये जानना भी जरूरी है कि उस दौर में वो अकेले नहीं थे। जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फुले की किताब गुलामगिरी तो जाति व्यवस्था पर एक जबरदस्त प्रहार थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि समाज के भीतर की बुराइयों के खिलाफ भी लड़ी जा रही थी। हाँ, और इन सभी आंदोलनों ने मिलकर भारतीय समाज की चेतना को जगाया। इन्हीं सुधारों की नींव पर बाद में हमारे संविधान के समानता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्य खड़े हुए हैं। तो ऊर्जा। पहला सवाल हमें भौतिकी और आसमान की ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। प्रश्न संख्या 19। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर काम करता है कि ईंधन पीछे जाता है और रॉकेट आगे बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? विकल्प हैं: ए. न्यूटन का पहला नियम, बी. द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सी. न्यूटन का तीसरा नियम, या डी. गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका सही जवाब है विकल्प सी, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। और ये विज्ञान के सबसे बुनियादी और असरदार सिद्धांतों में से एक है। न्यूटन का तीसरा नियम। हाँ, मुझे स्कूल की किताब से वो नाव वाला उदाहरण याद आता है। हाँ। आप नाव से किनारे पर कूदते हैं, जो क्रिया है, और नाव पीछे की ओर चली जाती है, जो प्रतिक्रिया है। क्या रॉकेट भी बस इसी का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली रूप है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वही सिद्धांत है, बस पैमाने का फर्क है। अच्छा। रॉकेट के इंजन में जब ईंधन जलता है तो बहुत ज्यादा दबाव वाली गर्म गैसें जबरदस्त ताकत से नीचे की ओर निकलती हैं। ये है क्रिया यानी एक्शन। और न्यूटन के नियम के मुताबिक जी, हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन। तो वो गैसें रॉकेट को उतनी ही जबरदस्त ताकत से ऊपर की ओर धकेलती हैं। तो ये एक तरह का लेन देन है, एक्शन और रिएक्शन। लेकिन हमारे स्रोत में रेखीय संवेग संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का भी जिक्र है। ये क्या चीज है और इसका इससे क्या लेना देना है? देखिए, ये एक और गहरा सिद्धांत है जो यहीं पर काम करता है। इसे आसान भाषा में समझें तो ब्रह्मांड संतुलन पसंद करता है। संतुलन? हाँ, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल ना लगे तो उसका कुल संवेग मोमेंटम हमेशा एक जैसा रहता है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉकेट का आगे बढ़ना सिर्फ एक धक्का नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड में एक तरह का संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। क्या ये सही समझा मैंने? बिल्कुल सही। जब रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा है तो उसका कुल मोमेंटम 0 है। ठीक है। जब ईंधन तेजी से नीचे निकलता है तो उसका अपना एक मोमेंटम बन जाता है। अब इस कुल मोमेंटम को 0 बनाए रखने के लिए रॉकेट को उल्टी दिशा में यानी ऊपर की ओर उतना ही मोमेंटम हासिल करना पड़ता है। अच्छा। क्या बिना कुछ दिए कुछ पा नहीं सकते? कमाल है। बस पूरी तस्वीर साफ हो जाए, इसके लिए न्यूटन के बाकी 2 नियम क्या कहते हैं? जरूर। पहला नियम है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब जो चीज जहां है वैसी ही रहेगी जब तक उसे कोई बाहरी ताकत हिलाए नहीं। और दूसरा नियम बल को मापता है, जिसका मशहूर फॉर्मूला है F =
MA ये बताता है कि किसी चीज की रफ्तार बदलने के लिए कितनी ताकत चाहिए। चलिए भौतिकी में ही रहते हैं, लेकिन अब तारों और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। जब तापमान बढ़ता है तो किसी चालक यानी कंडक्टर जैसे तांबे के तार के प्रतिरोध रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है? ए घटता है, बी बढ़ता है, सी समान रहता है या डी उतार चढ़ाव करता है? यहाँ सही उत्तर है विकल्प बी, प्रतिरोध बढ़ता है, और इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। मुझे तो लगता था कि गर्मी से चीजें ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, तो बिजली का प्रवाह आसान होना चाहिए। आपकी सोच सही दिशा में है, चीजें सक्रिय हो जाती हैं और असल में समस्या वहीं से शुरू होती है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, एक खाली गलियारे में दौड़ना बहुत आसान है ना? हाँ बिल्कुल। ये कम तापमान पर एक चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से बह रहे हैं। अब सोचिए उसी गलियारे में सैकड़ों लोग आकर नाचने लगे। अब आपका दौड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा? नामुमकिन जैसा, हर किसी से टकराना पड़ेगा। बस यही होता है तार के अंदर। जब तापमान बढ़ता है तो धातु के परमाणु, मतलब वो नाचने वाले लोग, अपनी जगह पर जोर जोर से कंपन करने लगते हैं। और इससे इलेक्ट्रॉनों का रास्ता रुक जाता है। बिल्कुल, उनकी टक्करें बढ़ जाती हैं। इसी रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। ज्यादा तापमान मतलब ज्यादा कंपन, और ज्यादा कंपन मतलब ज्यादा प्रतिरोध। वाह, ये एनालॉजी तो शानदार है। लेकिन स्रोत में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि ये नियम अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर्स पर उल्टा काम करता है। बिल्कुल, और यही वो जानकारी है जो सामान्य ज्ञान को गहरी समझ में बदलती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों में तापमान बढ़ने पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहने के लिए आजाद हो जाते हैं। अच्छा। इससे उनकी चालकता बढ़ जाती है, यानी उनका प्रतिरोध घट जाता है। अच्छा, तो अर्धचालक इस मामले में बिल्कुल उल्टे हैं। शायद इसी गुण की वजह से हमारे फोन और कंप्यूटर गर्म होने पर बंद नहीं हो जाते, बल्कि काम करते रहते हैं। एकदम सही। ये गुण ही उन्हें आज की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की रीढ़ बनाता है। चलिए अब भौतिकी से रसायन विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। इनमें से कौन सी एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है? विकल्प हैं ए प्रकाश संश्लेषण, बी बर्फ का पिघलना, सी पेट्रोल का दहन या डी जल का वाष्पीकरण। इसका सही जवाब है सी, पेट्रोल का दहन। इन शब्दों को तोड़कर देखें तो सब साफ हो जाता है। ऊष्माक्षेपी? हाँ, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब है बाहर और थर्मिक मतलब गर्मी। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसमें गर्मी या ऊर्जा बाहर निकलती है वो ऊष्माक्षेपी है। पेट्रोल का जलना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो फिर बाकी के तीन विकल्प, प्रकाश संश्लेषण, बर्फ का पिघलना और वाष्पीकरण, ये सब ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक हुए। एंडो मतलब अंदर। बिल्कुल। ऊष्माशोषी यानी गर्मी को सोखना। इन प्रक्रियाओं को होने के लिए बाहर से ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। सही बात है। पौधों को खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, बर्फ को पिघलने के लिए आपके हाथ या आसपास की गर्मी चाहिए, और पानी को भाप बनने के लिए चूल्हे की गर्मी चाहिए। इन सब में ऊर्जा सिस्टम के अंदर जाती है, बाहर नहीं निकलती। अब हम बड़े पैमाने से हटकर सीधे कोशिका के अंदर झांकते हैं। प्रश्न संख्या 22। कोशिका के अंदर राइबोसोम की क्या भूमिका है? ए ऊर्जा उत्पादन, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी वसा का भंडारण या डी कोशिका विभाजन। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री? जी, इसलिए सही जवाब है विकल्प बी, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन सिंथेसिस। ये छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, लेकिन कोशिका के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। प्रोटीन फैक्ट्री, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये फैक्ट्री काम कैसे करती है? देखिए, इसे ऐसे समझें कि कोशिका के केंद्रक मतलब न्यूक्लियस में डीएनए के रूप में एक मास्टर ब्लूप्रिंट रखा है। ठीक है। उस ब्लूप्रिंट से निर्देश की एक कॉपी, जिसे आरएनए कहते हैं, बनकर फैक्ट्री के फ्लोर पर आती है। राइबोसोम उस आरएनए संदेश को एक मशीन की तरह पढ़ता है और उसके हिसाब से प्रोटीन बना देता है। बिल्कुल। उस निर्देश के हिसाब से अमीनो एसिड को एक खास क्रम में जोड़कर प्रोटीन की चेन बना देता है। यही प्रोटीन हमारे शरीर में लगभग हर काम करते हैं, बालों से लेकर हार्मोन तक सब कुछ। स्रोत में एक और दिलचस्प बात है कि राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S और 80S। ये अंतर क्यों महत्वपूर्ण है? ये अंतर जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। अच्छा, 70S राइबोसोम
बैक्टीरिया जैसी सरल कोशिकाओं में मिलते हैं, जबकि ATS हम इंसानों और जानवरों की ज्यादा जटिल कोशिकाओं में। तो दवाइयाँ इसी का फायदा उठाती होंगी? बिल्कुल, कई एंटीबायोटिक दवाएं इसी अंतर का फायदा उठाती हैं। वो बहुत चालाकी से सिर्फ बैक्टीरिया के 70S राइबोसोम पर हमला करती हैं और उन्हें प्रोटीन बनाने से रोक देती हैं। जिससे बैक्टीरिया मर जाता है पर हमें कुछ नहीं होता। जी, इससे बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन हमारी अपनी कोशिकाओं के ATS राइबोसोम को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वाह, ये तो दवा बनाने के पीछे का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत है। अब पोषण से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न संख्या 23। सोयाबीन और उसके उत्पादों में ऐसा क्या होता है जो मानव हार्मोन जैसा दिखता है और काम कर सकता है? विकल्प है A फाइटोएस्ट्रोजन, B लेक्टिन, C ओमेगा-3 फैटी एसिड या D क्लोरोफिल। इसका जवाब है विकल्प A फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन। फिर से शब्द को तोड़ते हैं। फाइटो यानी पौधा और एस्ट्रोजन एक महिला हार्मोन है। तो फाइटोएस्ट्रोजन पौधों से मिलने वाले ऐसे यौगिक हैं जिनकी बनावट हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन से काफी मिलती जुलती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये शरीर में असली एस्ट्रोजन की तरह काम कर सकते हैं? ये अच्छा है या बुरा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब थोड़ा जटिल है। हाँ, ये शरीर में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स से जुड़कर उसकी नकल कर सकते हैं, लेकिन इनका असर असली एस्ट्रोजन से बहुत कमजोर होता है। सोयाबीन में ये मुख्य रूप से आइसोफ्लेवोन्स के रूप में पाए जाते हैं। इनके स्वास्थ्य पर प्रभावों को लेकर बहुत शोध चल रहा है और विशेषज्ञ अभी भी इस पर बहस करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक पौधे का यौगिक हमारे शरीर के सिस्टम में फिट हो सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। ठीक इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी कुछ देश मिलकर एक ऐसा समूह बनाते हैं जो वैश्विक सिस्टम को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जो हमें हमारे अगले सवाल पर लाता है। बहुत बढ़िया ट्रांजिशन है ये। क्या 24 ब्रिक्स गठबंधन का हिस्सा बनने वाले 5 मूल देश कौन से हैं? इसका सही विकल्प है A ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इस संगठन का नाम ही इसके सदस्य देशों के पहले अक्षर से बना है। B से ब्राजील, R से रूस, I से भारत, C से चीन और S से दक्षिण अफ्रीका। लेकिन जहां तक मुझे याद है ये हमेशा से BRICS नहीं था, पहले ये BRIC था। आप बिल्कुल सही हैं। 2010 तक ये BRIC था, जो उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह था। 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, तब यह BRICS बना। और हमारे स्रोतों में एक बहुत ही ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी भी है। इस समूह का हाल ही में विस्तार हुआ है। हाँ, और ये एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE भी इसके पूर्ण सदस्य बन गए हैं। अर्जेंटीना को भी न्योता था। जी, अर्जेंटीना को भी न्योता था, पर उनकी नई सरकार ने शामिल होने से मना कर दिया। इस विस्तार का असली मतलब क्या है? क्या ये पश्चिम के G7 जैसे पुराने अमीरों के क्लब को एक चुनौती देने की कोशिश है? कई विश्लेषक इसे ऐसा ही मानते हैं। ये सिर्फ एक आर्थिक गुट नहीं है, बल्कि एक बहुध्रुवीय मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश है, जहां किसी एक देश या गुट का दबदबा ना हो। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बेशक, इन नए सदस्यों के आने से समूह के अंदर भी अपनी चुनौतियां होंगी, क्योंकि सबके हित और राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग-अलग हैं। लेकिन ये दिखाता है कि वैश्विक शक्ति का संतुलन बदल रहा है। चलिए, वैश्विक राजनीति से अब साहित्य और अनुवाद की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। भानु मुश्ताक की किताब हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? इसका अनुवाद B दीपा भापती ने किया है, और ये सवाल सिर्फ एक नाम का नहीं है, ये अनुवाद की कला और उसके महत्व को दर्शाता है। स्रोत में बताया गया है कि ये किताब मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। तो एक अनुवादक सिर्फ शब्द नहीं बदलता, वो एक पूरी संस्कृति को दूसरी संस्कृति तक पहुंचाता है ना? आपने बहुत खूबसूरती से कहा। दीपा भापती के अनुवाद के बिना भानु मुश्ताक की कहानियां हम जैसे कन्नड़ न जानने वाले पाठकों तक कभी नहीं पहुंच पाती। और अनुवाद इतना अच्छा था कि इसे अवार्ड भी मिला। जी, ये अनुवाद इतना बेहतरीन था कि इसने इंग्लिश पेन अवार्ड भी जीता, जो अनुवादित साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। अनुवादक एक तरह के अदृश्य नायक होते हैं जो भाषाओं और संस्कृतियों के बीच पुल बनाते हैं। अब प्राचीन कला की दुनिया में चलते हैं, जहां 2 संस्कृतियों के बीच एक अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रश्न संख्या 26। किस प्राचीन संस्कृति ने गांधार कला शैली के विकास पर गहरा असर डाला? विकल्प है
ए चीनी, बी यूनानी, सी फारसी या डी मिस्री? इसका स्पष्ट उत्तर है बी यूनानी, ग्रीक। गांधार, ये भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका हुआ है ना? जी, जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहां ये कला फली फूली। ये वो चौराहा था जहां सिकंदर के आक्रमण के बाद भारतीय और यूनानी संस्कृतियों का मिलन हुआ। इसी वजह से इसे ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहते हैं। सही कहा। तो देखने में ये कैसी होती थी? मतलब बुद्ध की मूर्ति में यूनानी झलक कैसे दिखती थी? बिल्कुल, गांधार कला की सबसे खास बात यही है। इसमें विषय तो भारतीय थे, जैसे महात्मा बुद्ध और उनके जीवन की कहानियां, लेकिन स्टाइल यूनानी था। हाँ, बनाने का तरीका और स्टाइल पूरी तरह यूनानी था। मूर्तियों में आपको बुद्ध के बाल यूनानी देवता अपोलो की तरह घुंघराले दिखेंगे। उनके कपड़ों में सिलवटें बहुत यथार्थवादी तरीके से दिखाई जाती थीं और चेहरे पे गहरी शांति का भाव होता था, जो यूनानी मूर्तिकला की खासियत थी। तो ये सिर्फ दो कला शैलियों का मिश्रण नहीं था, ये विचारों का मिश्रण था। एक पूर्वी दर्शन को पश्चिमी कला के रूप में दिखाया जा रहा था। ये तो 2000 साल पहले का ग्लोबलाइजेशन है। क्या बात है, आपने एकदम सही पकड़ा। ये सिल्क रोड पर सिर्फ सामान का नहीं, बल्कि विचारों, धर्म और कला का आदान प्रदान था, जिसका जीता जागता सबूत गांधार कला है। और इसके साथ साथ मथुरा शैली भी थी। जी, इसी के समानांतर भारत के मध्य भाग में मथुरा शैली भी थी, जो पूरी तरह से भारतीय थी और उसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था। ये कला में सांस्कृतिक विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब हमारा आज का आखिरी सवाल, जो हमें फिर से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर ले आता है। प्रश्न संख्या 27। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? ये बी, ढाका बांग्लादेश में स्थित है। बिम्स्टेक, इसका पूरा नाम काफी लंबा है ना? हाँ, और इसका मकसद क्या है? हाँ, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। तो इसका फोकस आर्थिक सहयोग पर है। जी, इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो अगर हम दक्षिण एशिया के संगठनों की बात करें तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और बिम्स्टेक का ढाका में। ये हमें इस क्षेत्र की भू राजनीति को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। और अगर थोड़ा और पूरब की ओर देखें तो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। ये सभी संगठन इस क्षेत्र में अलग अलग तरह के सहयोग और शक्ति संतुलन को दर्शाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम एक साथ देखें तो हमने क्या पाया? हमने रॉकेट के पीछे के एक्शन रिएक्शन से लेकर ब्रिक्स के वैश्विक एक्शन रिएक्शन तक का सफर तय किया। हाँ, और हमने हर जगह वही थीम देखी, इंटरैक्शन। न्यूटन का नियम हमें बताता है कि ब्रह्मांड में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। गांधार कला हमें संस्कृतियों का मेल दिखाती है। जी, और राइबोसोम हमें दिखाते हैं कि कैसे डीएनए के निर्देश प्रोटीन बनकर शरीर को चलाते हैं। हर चीज एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है और हर हिस्सा दूसरे को प्रभावित कर रहा है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है। हमने विज्ञान, कला और राजनीति में सहयोग और आपसी प्रभाव के कई उदाहरण देखे। आज की इस बेहद जटिल और आपस में जुड़ी दुनिया में वो कौन सा क्षेत्र है जहां ऐसे ही सकारात्मक सहयोग और आपसी प्रभाव की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या वो जलवायु परिवर्तन है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, या फिर वैश्विक स्वास्थ्य? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।